मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ कि एएनसी और पीएनसी के बारे में जो आरआरबी फील्ड वर्कर की एग्जाम्स का टॉपिक जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बुक लेके आया जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो महतारी लइका स्वास्थ्य पुस्तिका, अर्थात इसमें बच्चे का भी दिया जा गया है, माता का भी जो गर्भवती हो या फिर शिशुवती हो, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आपको और क्या क्या इसमें मिलने वाला है। तो चलिए महतारी लइका और स्वास्थ्य पुस्तिका के बारे में देखते हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषकर है। और आप जो जितने भी आरआरबी फील्ड वर्कर के कर रहे हो या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर इसके अलावा स्टाफ नर्स के, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। सेकंड पेज में जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ योजनाएं। तो जो गर्भवती माताएं होती है उसके लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूर्ण रूप से निःशुल्क एवं भुगतान रहित सेवा होता है। इसके जो अंतर्गत होता है, योजना अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं के जन्म के बाद 1 साल तक जो शिशुओं के लिए निःशुल्क निम्नानुसार सुविधाएं प्रारंभ किया गया है, जिसमें संपूर्ण जांच एवं परीक्षण होता है, चाहे सामान्य हो चाहे सिजेरियन का हो। रक्त अंतरण की सुविधा होती है। प्रसव हेतु भर्ती होने पर अस्पताल में भोजन की सुविधा, घर से अस्पताल एवं उच्च संस्थाओं में रेफरल, इन सभी का जननी शिशु सुरक्षा, जिसको JSK कहा जाता है, JSSK के नाम से जाना जाता है। और एक होता है JSY, जिसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो ये होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसके बारे में आप जान ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कुछ विशेष सूची दिया गया है, जिसके हिसाब से हम आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जितने सारे हैं इसके विषय वस्तु या विषय सूची दिया गया है। नेक्स्ट है सबसे पहले जो होता है पंजीकरण। जो गर्भवती माताएं होती हैं या फिर जो नवजात शिशु होती हैं उसकी देखभाल हेतु सबसे पहले पंजीकरण बहुत ही आवश्यक होता है। और पंजीकरण जो होता है प्रसव पूर्व जांच भी होता है। अगर आप पंजीकरण करते हैं तो गर्भवती पता चलते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में पंजीयन कराना चाहिए। एएनसी जांच कराना बहुत ही जरूरी है। प्रसव के अंतर्गत 4 प्रसव पूर्व जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। 4 तो कितने आते हैं? तो 4 क्वेश्चंस पे अगर आपके आएंगे प्रसव पूर्व कितनी जांच आवश्यक है, तो ये 4 जांचें आवश्यक है। करने को तो हम कितनी भी जांच कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, किंतु 4 प्रसव पूर्व जांच अत्यंत आवश्यक होते हैं। कब कब होना चाहिए? एएनसी जांच जो पहली होती है वह 3 महीने के भीतर, 3 महीने पहले माहवारी छूटते ही या फिर माहवारी छूटने के पहले 3 महीने तक हो जाना चाहिए, अर्थात 12 सप्ताह तक। सेकेंड जांच जो होता है वह 4थे से 6वें महीने पे होना चाहिए। और थर्ड जांच जो होता है 7वें से 8वें महीने पे होना चाहिए। और चौथा जो जांच होता है वह 9वें महीने पे होना चाहिए। इससे क्या होता है, जांच करने से जो भी इसमें जटिलताएं होती है उसके बारे में पता चलता है। होती है उसमें क्या क्या होता है। जो प्रसव पूर्व जांच में खून व पेशाब की जांच होती है, जिसमें रक्त, बीपी, वजन, पेट की जांच कराया जाता है। और इसमें टिटनेस टॉक्साइड TD के 2 टीके लगाए जाते हैं। और साथ में IFA गोली भी दी जाती है। और खून में की कमी पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है जो साइलिस मेथड से है। और मूत्र में एल्बुमिन और शुगर की जांच की जाती है। इसी से एक्लेम्सिया का जो होता है पता चलता है। और आपका जो वज़न होता है उसको हमेशा वज़न को मापते रहना चाहिए, ताकि जो औसत होता है 9 से 11 किलो वज़न बढ़ना, वो पूरा गर्भावस्था के दौरान इतना वज़न बढ़ना चाहिए, जिससे बेबी का जो ग्रोथ होता है वह अच्छे से होता है या सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट जो है प्रसव पूर्व जांच, इसके साथ साथ उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप का भी पता लगाया जाना चाहिए। रक्तचाप से क्या होता है, रक्तचाप अगर सही रहेगा तो बच्चे तक ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह अच्छे से हो पाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम नहीं होना चाहिए, अर्थात मीडियम में होना चाहिए। जो हमारा नॉर्मल प्रसव पूर्व जांच के अंतर्गत नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह होना चाहिए। इसका विशेष आपको ध्यान पे रखना चाहिए। साथ में गर्भस्थ शिशु का हलचल का भी पता करना चाहिए। हलचल जो होता है, प्रथम जो हलचल होता है उसको क्विकनिंग कहते हैं। और जो पहला हलचल होता है वह 16 से 20 सप्ताह अर्थात 4थे महीने के पूरा होने के बाद 5वें स्टार्टिंग में
यह पता चलता है, या 5वें के अंत तक यह हलचल स्टार्ट हो जाता है और इसको क्विकनिंग कहते हैं। और इसका जो सुनाई देता है बच्चे का धड़कन, इसको फिटोस्कोप के नाम से जाना जाता है। और टिटनस टॉक्साइड जो टीटी का जो होते हैं टिटनस टॉक्साइड कह सकते हैं, या फिर अब टीडी के नाम से आ रहे हैं तो टिटनस डिप्थीरिया के नाम से आता है। यह जो होता है 2 टीके लगते हैं। और आयरन फोलिक एसिड IFA की जो होती है गर्भावस्था में 180 गोली खाने होती हैं। अगर आपका खून की कमी है तो आपको दोनों टाइम 1-1 गोली खाना है, अर्थात 4थे महीने से स्टार्ट करते हैं IFA की टेबलेट। पहले 3 महीने में केवल फोलिक एसिड का टेबलेट ले सकते हैं, IFA का टेबलेट नहीं लिया जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। पूरे गर्भावस्था में 180 गोली खाते हैं। अगर आपका कम है तो दोनों टाइम आपको खाना पड़ेगा। और प्रसव पूर्व जांच में पूर्व गर्भावस्था का निम्न जो जटिलताएं होती है उसको पता करना है। APH होता है एंटीपार्टम हेमरेज होता है। एक्लेम्सिया अर्थात चक्कर आना, ये सब एक्लेम्सिया होता है हाई BP के कारण। और तीसरा है PIH, चौथा है रक्त की कमी, बाधित प्रसव PPH, प्रसव पश्चात जो होते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लड ब्लीडिंग जो होना होता है। LSCS अर्थात ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं वो, शिशु में जन्मजात कोई दोष हो या फिर अन्य हो, तो ये सब पुराने गर्भावस्था के जटिलताएं में आता है। और पिछला पीरियड जो होता है तपेदिक, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, दमा या अन्य रोग कोई तो नहीं है। और इसके अलावा कुछ डिटेल यहाँ रहता है। प्रसव पूर्व जांच क्या क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए, नब्ज की गति होना चाहिए, रक्तचाप, पीलापन, सूजन, प्लिया, गर्भाशय की लंबाई सप्ताह या सेंटीमीटर में, बनावट कैसी स्थिति है, गर्भ शिशु का हिलना डुलना मूवमेंट क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हृदय का धड़कन, PV किया गया है, एनीमिया जांच किया गया है, IFA आयरन या सुक्रोज दिया गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये सभी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जांच होना चाहिए। इसके अलावा मलेरिया का भी जांच होना चाहिए, सीरम क्रिएटिनिन, अदर ब्लड शुगर, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सभी होना चाहिए। इसके साथ साथ सिकलिंग का जांच होना चाहिए जो आनुवंशिक विकार होते हैं। इसके बाद मधुमेह, प्रजनन तंत्र से रिलेटेड जो भी जैसे VDRL टेस्ट होता है, जो वेनेरियल डिजीज रिसर्च सेंटर रिसर्च लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है VDRL, जिसको सिफिलिस का भी जांच के लिए किया जाता है। सिफिलिस के जांच के लिए VDRL होता है जो STI या RTI के अंतर्गत आता है। HIV की जांच होना चाहिए, HBsAg अर्थात हेपेटाइटिस B को HBsAg कहा जाता है। तो ये सभी अन्य जांच होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो होता है आहार जो होता है वह आपको अतिरिक्त भोजन भी लेना जरूरी है, जिससे बच्चे और गर्भवती का दोनों का सुरक्षा प्रदान होता है। दूध, दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद लेना चाहिए जिसमें जो कैल्शियम होता है वो काफ़ी मात्रा पे होता है। इसके साथ साथ ताज़ा या मौसमी फल लेना चाहिए और मूंगफली के दाने कम से कम 2 कप दाल शाकाहारी लोगों को प्रोटीन दैनिक जरूरत पूरी करती है। जरूरी पोषक जो तत्व होते हैं लौह तत्व, जैसे कि हरा साग, छिलके वाले अनाज, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली के दाने और मांस, गुड़ में लौह तत्व होते हैं। कैल्शियम जो होता है दूध से उत्पादन जो होता है तिल, बादाम, सोयाबीन का दूध, शलजम, अंडा, इन सभी से कैल्शियम मिलता है। और विटामिन जो होते हैं वह संतरा, गहरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला, इन सभी से विटामिन मिलते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं पनीर, दूध, अन्य दुग्ध उत्पाद, बीज, मूंगफली के दाने, अंडा, मांस, मुर्गी, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। और वसा जो होता है मक्खन, घी, तेल, मूंगफली के दाने, इन सभी से वसा मिलता है। इसके साथ साथ खाने के साथ साथ सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हर बार खाने से पहले, शौच के बाद सभी को हैंड वॉशिंग करना चाहिए। साथ में नियमित रूप से अपने नाखून को काटते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ गर्भावस्था के दौरान रात में 8 घंटे का नींद एवं 2 घंटे का आराम भी बहुत जरूरी है। और इनको बाएं करवट लेके लेटें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है बाएं करवट। और भारी सामान उठाने व कड़ी मेहनत करने वाले काम से बचना चाहिए। काम में अपने ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, कुछ काम दूसरों को सौंप देना चाहिए। तो ये बाएं करवट में सोना है, ये आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। पारिवारिक सहयोग जो होता है, परिवार का व्यवहार और रवैया खुशी से भरा और उत्साहवर्धक होना चाहिए, जिससे मेंटलिटी इन लोगों को स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। पति सास द्वारा देखभाल व सहयोग सहारा गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक सहारा और भरोसा पैदा करता है। गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत क्या क्या हो सकते हैं? पेट में तेज जो दर्द होता है यह हो सकता है।
इसके अलावा पैरों में सूजन हो सकता है, योनि से खून निकलना, दौरे पड़ना, बुखार आना, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना, सांस फूलना, ये सभी खतरे के संकेत होते हैं। पीएससी पर कब संपर्क करना चाहिए? संपर्क करने पे पेशाब में जब जलन होना चाहिए, तेज बुखार हो, गर्भावस्था में शुरुआती महीनों में योनि से खून बहना, अत्यधिक जी मचलाना, प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले योनि से रिसाव, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना, बेहोशी, पेट दर्द, इन सभी स्थिति में पीएससी पे संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा एफआरयू जो होता है वो उसमें गर्भावस्था के आखिरी महीनों में योनि से खून बहना, गर्भ शिशु की हरकतों में कमी, पूरे शरीर में सूजन या नज़र धुंधली पड़ना, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना, दौरे पड़ना, 9 महीने के गर्भावस्था से पहले प्रसव पीड़ा, 12 घंटे से अधिक रिसाव होना, बिना प्रसव पीड़ा के बदबूदार रिसाव होना, 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा होना, पेट में लगातार दर्द होना, इन सभी कारणों में जो एफआरयू सेंटर होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए। इसके बाद प्रसव के बाद जो बच्चे का होता है उसका जांच के साथ साथ मदर का भी जांच होता है। तो प्रसव के बाद महिलाओं में क्या जांच करना चाहिए? कम से कम 42 दिन तक जो होता है उसको सूतिका अवस्था कहते हैं। तो 42 दिन तक जो डेट होता है या 6 सप्ताह कह सकते हैं, जिसमें पीलापन देखना है, रक्तदाब, तापमान, नरम जो उनके चुचुक होते हैं दूध के, जो क्या बोलते हैं जिसको हम निप्पल कह सकते हैं, निप्पल फटे हुए हैं या सामान्य है, गर्भाशय पीड़ा है या नहीं है, रक्त स्त्राव अभी भी हो रहा है नहीं हो रहा है, लोकिया स्वस्थ है या बदबूदार गंध है, मतलब एपिजियोटोमी लगा है तो क्या आप उसको साफ सफाई में विशेष ध्यान दे रहे हैं, परिवार कल्याण परामर्श और कोई परेशानी है तो इनको रेफर करना है। तो इस तरीके से पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन और 6वां सप्ताह, इस तरीके से कम 4 या फिर 7 भेंट जरूर है। प्रसव पश्चात जो देखभाल होते हैं, तो प्रसव मार्ग में जो कोई जख्म तो नहीं है, पेशाब न कर पाना, पेशाब में जलन, स्तनपान करने में कठिनाई, पेट के निचले भाग में दर्द, इन सभी कारणों से आपको पीएससी जाना चाहिए। या फिर योनि से बहुत ज़्यादा खून, मल मूत्र में परेशानी, योनि में बदबूदार रिसाव, इन सभी कारणों में एफआरयू सेंटर आपको जाना है। इसके बाद बात करते हैं शिशु का देखभाल। तो शिशु का भी देखभाल करना है और शिशु का देखभाल के अंतर्गत यह देखना है कि उनको उल्टी, दस्त, दौरे पड़ना या स्तनपान में धीमी तो नहीं है, या फिर सांस लेने में तेज़ी तो नहीं है, छाती का धंसना तो नहीं है, क्योंकि छाती का धंसना निमोनिया का एक जो होता है लक्षण होता है। तापमान, पीलिया, नाभिनाल की स्थिति, नाभिनाल में कोई घाव तो नहीं है या फिर ब्लड तो नहीं रिस रहा है, ये सभी देखना है। त्वचा के नीचे दाने तो नहीं है और या फिर कोई परेशानी हो तो इसको देखना है। इसके बाद प्रसव पश्चात नवजात शिशु की देखभाल की जानकारी, इन सभी स्थिति में जो होता है वह आपको देखना है। नवजात शिशु में खतरे के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये सभी अभी जस्ट मैंने बताया। इसके साथ साथ स्तनपान बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रसव के जो पहला जो दूध होता है वह बहुत ही ज़रूरी होता है माँ के लिए और बच्चे लोग के लिए भी, तो दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। माँ के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ करेगी तो उसका जो होता है योनि में संकुचन तेज़ी से होता है, जिससे ब्लीडिंग जो होता है वो कम होता है। और वहीं दूसरे बच्चे के लिए माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसमें बहुत सारे इम्यूनिटी का खदान होता है, अर्थात खजाना होता है, जिससे उसको जीवन भर सुरक्षा प्रदान मिलती है। इसलिए पहला दूध को कभी नहीं फेंकना चाहिए, उसको बच्चे को ही पिलाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग पहले गलत धारणा थी, पहला बच्चा दूध माँ को पाचन नहीं कर पाएगा, माँ का दूध वो पचा नहीं पाएगा, ये नहीं करेगा, ऐसा करके काफ़ी सारी भ्रांतियाँ थी जिसकी वजह से पहला दूध को फेंक दिया जाता था। किंतु ऐसा नहीं करना है, पहला दूध में ही सारा चीज़ खजाना छिपा हुआ रहता है माँ के। तो नेक्स्ट है पूरक आहार। 6 महीना होने के बाद बच्चे को पूरक आहार भी देना है। और परिवार नियोजन की साधन, तो देख सकते हैं परिवार नियोजन के काफ़ी सारे साधन जो होते हैं। सबसे पहले अस्थायी में केवल स्तनपान कराने वाले 6 महीने तक गर्भधारण नहीं होता है, ये प्राकृतिक विधि में आ जाता है। इसके बाद आता है अंतरा इंजेक्शन, जो 3 महीने के लिए, या फिर DMPA का इंजेक्शन किया जाता है, जो स्तनपान के दौरान प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद कंडोम होता है, पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक उपाय होती है। इसके साथ साथ गर्भाशय के भीतर लगने वाला गर्भनिरोधक उपकरण, जिसको IUCD कहते हैं, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से जाना जाता है,
जो कि 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए होता है। इसके अलावा जो आप देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियाँ OCC ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका मतलब होता है। इसके बाद माँ बनने के 3 वर्ष का अंतराल माँ और बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। परिवार नियोजन के कुछ स्थायी साधन है। पहला है जिसमें ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो होता है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर छल्ला एक लगा दिया जाता है जिससे स्पर्म और अंडाशय का मिलन नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं इसमें यहाँ कट कर दिया जाता है। यहाँ कट करने से क्या होता है, जो स्पर्म यहाँ निर्माण होता है वो स्पर्म यहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण जो होता है दोनों का संपर्क नहीं होता है। वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति नहीं होती है, जिसके कारण जो गर्भावस्था होती है वह नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से स्थायी विधि होता है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो का लास्ट पेज है जिसमें हम जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताने वाले हैं। चाहे आप शहर में हो या फिर ग्रामीण में, दोनों में सहायता मिलता है। ग्रामीण जो हितग्राही हैं उनको 1400 रुपये, शहरी हितग्राही को 1000 रुपये है। और यह अधिक जानकारी के लिए अपने जो नर्स या मितानिन से भी संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का है। और छत्तीसगढ़ में जो दिए हुए है नारा, मायके में रहो या ससुराल में, जचकी कराओ अस्पताल में। और दूसरा, अस्पताल में प्रसव कराएं, जच्चा बच्चा खुशी खुशी घर लाएं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी इस नारे को आगे भविष्य में बढ़ाएंगे और इस पे लोगों को प्रेरित जरूर करेंगे। मायके में रहो या ससुराल में, जचकी कराओ अस्पताल में। और आपका रेलवे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं काफ़ी आपके लिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत।